असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई, देखे और सुधार करे। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हजारों बार इन पंक्तियों को आपने सुना होगा। जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमें एक प्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है, हमारा उत्साह बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि आपका उत्साह, आपकी उमंग इसी प्रकार से बनी रहे और आप अनवरत अध्ययन करते रहें, क्योंकि सफलता की एक ही कसौटी है, लगातार अध्ययन। मैं अक्सर कहता हूं कि करत करत अभ्यास केर जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात केर शिल पर होत निशान। ऐसा कवि वृंद ने कहा था। आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं संप्रभुता और बहुलवाद का जो टॉपिक है, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान में और कॉलेज व्याख्याता में भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां से 2-3 प्रश्न लगभग आ रहे हैं, काफी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक में से। आज हम सबसे पहले जो है संप्रभुता टॉपिक और बहुलवादी टॉपिक में से आज तक जितने भी प्रश्न आए, लगभग 91 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले केवल एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि यदि आप स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, पॉलिटिकल एकेडमी, जिसका लोगो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल एकेडमी, पॉलिटी विद क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के साथ राजनीति। आप यदि स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके डेमो क्लास को देखें, और यदि आपको लगता है कि हम आपके सारथी की भूमिका निभा सकते हैं, हमारे कंटेंट को चेक कीजिए, हमारे वीडियो देखिए। यदि आपको लगता है कि हम आपकी सफलता में मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं तो आप हमसे अवश्य जुड़िए। और इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आज की तारीख में जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन 6 नंबर बैच है, लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन आप इस कक्षा आप तो लोगों तक पहुंचेगी उस समय बैच नंबर 7 स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बैच नंबर 7 या पहले से लिख देता हूं, 7 या हो सकता 8, पता नहीं आप इस वीडियो को कब देंगे। 10 या 11 नंबर बैच भी हो सकता है। आप इससे जुड़िए और इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये 4-in-1 बैच है। एक ही मिनट में मैं अपनी बात को पूरी करके सीधा आपको हमारे कक्षा की तरफ ले जाऊंगा। स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम। दूसरी बात, इसमें आपको मिलेंगे 5000 प्लस प्रश्नों की वीडियो हल टॉपिक वाइज मिलेंगे। प्रत्येक टॉपिक के बाद में, जैसे इस टॉपिक के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आपको मिलेंगे 50 टेस्ट इंटू 100, यानी कि 5000 प्रश्नों की भाग वाइज रिवीजन, यानी कि प्रैक्टिस। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो आपके कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी, उनके एमसीक्यूज, कंप्लीट रिवीजन कक्षाएं आप लोगों को मिलेगी। इस संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8209744629 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। आइए अब सीधे हम जो है अपनी कक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। बिल्कुल 2022 के कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया ये प्रश्न, और इस प्रश्न में एक कथन था कि प्रभु सत्ता के विचार को एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा किसने दी थी। एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा किसने दी थी? सीधा फैक्ट है, तथ्य है। और पूज्य या अंधविश्वास की संज्ञा दी थी J.N. फिगिस ने। आप लोग जानते हैं कि J.N. फिगिस बहुलवादी है, और बहुलवादी होने के नाते ये एकलवादी जो संप्रभुता की धारणा है उसके आलोचक है। इन्होंने लिखा कि संप्रभुता की धारणा एक ऐसा अंधविश्वास है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे राजा के दिव्य अधिकारों का सिद्धांत लुप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक उसी प्रकार से एक दिन जो है ऐसा आएगा कि संप्रभुता की धारणा भी लुप्त हो जाएगी, या इसकी जो एकलवादी जो धारणा है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस कारण से J.N. फिगिस ने संप्रभुता के विचार को पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा दी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संप्रभुता के बहुलवादी विचारक
संप्रभुता की एकलवादी या अद्वैतवादी या परंपरागत या वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का जबरदस्त आलोचना करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि शक्ति किसी एक ही व्यक्ति या एक ही निश्चित मानव श्रेष्ठ में निवास नहीं करके संप्रभुता या शक्ति समाज के विभिन्न समुदायों में, संघों में निवास करती है और सब में इनका बंटवारा होना चाहिए, वितरित होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट डहल ने प्रतिपादित नहीं किया? चूंकि हम बातचीत कर चुके हैं कि रॉबर्ट डहल समूह सिद्धांत से संबंधित है। समूह सिद्धांत के साथ साथ में इनको हम नव बहुलवादी भी कह सकते हैं। समूह सिद्धांत के प्रतिपादक होने के कारण रॉबर्ट डहल का मानना था कि समाज में विभिन्न प्रकार के जो समूह होते हैं वो आपस में शक्ति संचरण के लिए आपस में सौदेबाजियां करते हैं, आपस में उनमें समझौता होता है, और इन्होंने बहुल तंत्र की संज्ञा दी। यही इनकी एक पुस्तक का नाम है, बहुल तंत्र भी इन्होंने कहा था। तो ये इनके जो प्रतिमान है, हमने जब इस कक्षा को आप लोगों के सामने लेकर आए थे तब बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था कि ये कीमत प्रतिमान की भी बात करते हैं कि सभी अपने स्वार्थ को अधिकतम करने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं, आपस में सौदेबाजी करते रहते हैं, समझौता होता रहता है। तो कीमत प्रतिमान रॉबर्ट डहल से संबंधित है, सौदेबाजी प्रतिमान भी रॉबर्ट डहल से संबंधित है, और बहुल तंत्र तो इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुल तंत्र इन्होंने कहा था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुल तंत्र कहा था, पॉलीआर्की, तो बहुल तंत्र भी इनसे संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के हो जाएगा, इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों के हो जाएगा, साम्यवादी प्रतिमान जैसी किसी शब्दावली का इन्होंने उपयोग नहीं किया था। तो रॉबर्ट डहल समूह सिद्धांत से संबंधित है, नव बहुलवादी के रूप में भी इनकी चर्चा करते हैं। साम्यावस्था प्रतिमान इनसे संबंधित नहीं है। बहुल तंत्र, कीमत प्रतिमान, सौदेबाजी प्रतिमान जैसी शब्दावली इनसे संबंधित है। मिलान करने के प्रश्न आते हैं, और मिलान करने के प्रश्नों में 2-3 चीजें आपको ठीक से पता होती थी, प्रश्न आप लोगों के हल हो जाते हैं। पहला, स्पिरिट ऑफ लॉज। हालांकि अभी हमें शक्ति पृथक्कीकरण के सिद्धांत में बात करनी है, लेकिन फिर भी संप्रभुता टॉपिक से संबंधित इस प्रश्न में कुछ न कुछ है, इसलिए प्रश्न को हमने ले लिया। स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की है। फेडरलिस्ट जो कि मेडिसन से संबंधित है। द मॉडर्न स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है, मैकाइवर से संबंधित। और कंसीडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिधियात्मक शासन की पुस्तक इससे संबंधित है, J.S. मिल से संबंधित है। तो पहले में आप लोगों के हो गया 2, दूसरे में हो गया आप लोगों के 3, तो दूसरे में 3, तो ये विकल्प ब आपके या 2 नंबर आपके क्या हो गया है, ठीक हो गया है। अगला, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। चूंकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि बहुल तंत्र है, वो शब्द किससे संबंधित है, रॉबर्ट डहल से संबंधित है। बहुत ढंग से याद रखना, पॉलीआर्की, बहुल तंत्र रॉबर्ट डहल से संबंधित है। बहुमत की तानाशाही की बात करते हैं डी टॉकविले। बहुत चर्चा की है हमने बहुमत की तानाशाही, जेस मिल में हमने इनके बारे में बार बार चर्चा की थी। कमजोर लोकतंत्र की बात करते हैं, हालांकि लोकतंत्र टॉपिक हमें पढ़ना है, इसके बाद में चर्चा करेंगे। बेंजामिन बार्बर, आराम से आप लोगों को याद रह जाएगा, कमजोर लोकतंत्र की बात बेंजामिन बार्बर करते हैं। और गुट तंत्र का लोह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, रॉबर्ट मिशेल्स। ये भी हम जब लोकतंत्र टॉपिक करेंगे तब ये चीजें भी आप लोगों की आ जाएगी। रॉबर्ट मिशेल्स का कहना है कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का लोह नियम, गुट तंत्र का लोह नियम, यानी कि चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता हो, चाहे कोई भी संगठन हो, उसमें सत्ता जो है कुछ लोगों के गुट में निहित होती है और उन्हीं में आपस में हस्तांतरित होती है। तो सब लोगों को वो लोकतांत्रिक कभी भी नहीं हो पाती है। जब हम डिटेल में इसके बारे में भी आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा 3-2। तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, पर 2 इसमें है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के 3 नंबर। 3 नंबर बिल्कुल सही, 3 नंबर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न में। अगला, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में पॉलीआर्की, बहुतंत्र का प्रतिपादन किसने किया? 3 प्रश्न आ चुके हैं, देखिए रॉबर्ट डहल में से ये प्रश्न भी था कॉलेज व्याख्याता 2022 में। नए सिरे के जो प्रश्न आ रहे हैं उनसे आपको परिचित होना है कि आजकल किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आप कहोगे रॉबर्ट डहल की चर्चा आपने क्यों की? क्योंकि हमने जब बहुलवादी टॉपिक के बारे में चर्चा की, संप्रभुता की आलोचना के रूप में, तब हमने समूह सिद्धांत के बारे में भी चर्चा की और नव बहुलवाद के बारे में भी चर्चा की थी। तब रॉबर्ट डहल का, आर्थर बेंटलेर का, टूमैन के बारे में हमने बातचीत की थी। आगे एक और मिलान करने का प्रश्न है कॉलेज व्याख्याता 2022 का ही। ये तीसरा प्रश्न है जिसमें रॉबर्ट डहल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आप लोग अंदाज लगा दीजिए, इनकी पेपर बनाने वाले ने एक ही टॉपिक में से प्रश्न जो है उठा लिए। द प्रोसेस of government.
द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक है ये आर्थर बेंटले से संबंधित है। आर्थर बेंटले जो कि समूह सिद्धांत के समर्थक है, प्रतिपादक है। द गवर्नमेंटल प्रोसेसेस, मैंने जब इस टॉपिक को पढ़ाया था तो बहुत ढंग से आपको कहा था, देखो एक में प्रोसेस आगे है, एक में प्रोसेस पीछे है। और मैंने ये भी कहा था कि जो टू मैन यानी दो लोग होते हैं तो एक आगे रहता है और एक पीछे रहता है, तो पीछे प्रोसेस है, इसका मतलब ये किसकी होगी, टू मैन की होगी, ट्रू मैन की होगी। हु गवर्न्स, ये आप लोग जानते हैं रॉबर्ट डेहल से संबंधित है। और द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, ये आपके JDB जो है मिलर से संबंधित है। इसमें एक में 4 और कहीं है नहीं, बी में 3। इस प्रकार से कई बार जो प्रश्न आते हैं हमारे आसान बन जाते हैं क्योंकि इनमें से किसी एक की भी जानकारी है तो उसको हल कर पाते हैं। लेकिन ध्यान से देखना होता है, यहां 4 और यहां भी 4 दे देते तो दिक्कत हो जाती। तो कंप्लीट तैयारी होती तभी हम सारे प्रश्नों को हल कर पाते हैं। कई बार ऐसा गिफ्ट हम लोगों को प्रश्न में मिल जाता है। तो इसका उत्तर तो हमने आपको बताया नहीं, बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन इस विरोधाभास के बारे में बताता है कि विश्व व्यवस्था का जितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ है, संप्रभुता संपन्न राज्य की जरूरत उतनी ही बड़ी है, उतनी ही बड़ी है। यह कथन तो सीधा सीधा आप लोगों के हो जाएगा पाल हर्स्ट। पाल हर्स्ट का मानना है कि संप्रभुता की धारणा कमजोर नहीं हुई है। इनका मानना है कि बहुराष्ट्रीयकरण जितना अधिक हुआ है उतना ही अधिक जो है संप्रभुता की धारणा मजबूत हुई है। अपने आप में एक विरोधाभास की बात है कि बहुराष्ट्रीयकरण होने के बावजूद भी संप्रभुता की धारणा ज्यादा मजबूत हुई है। पॉल हर्स्ट संप्रभुता की अवधारणा को आज भी स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि संप्रभुता की अवधारणा में बदलाव जरूर आया, लेकिन आज भी एक निश्चित सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व संप्रभुता के द्वारा ही किया जाता है और उन लोगों के संबंधों को निर्धारित भी जो है संप्रभुता के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए आज भी संप्रभुता महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, प्रासंगिक है। इस प्रकार की बात कर रहे थे पॉल हर्स्ट। निम्नांकित में से किसने समूह की कल्पना व्यक्तियों के समूह के रूप में नहीं, गतिविधियों के समूह के रूप में किया था? यह समूह सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया कॉलेज लेक्चर 2021 में, आर्थर बेंटले। तो आर्थर बेंटले ने कहा कि समूह की कल्पना व्यक्तियों की अपेक्षा उन्होंने समूह को गतिविधियों के रूप में उन्होंने की थी। तो गतिविधियों के रूप में समूह की इन्होंने कल्पना की थी। सीधा सीधा एक कथन था आर्थर बेंटले का, सीधा सीधा इसका उत्तर आप लोगों के हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 कथन दे रखे हैं, यूजीसी नेट 2021 का प्रश्न है। कथन कारण के प्रश्न नेट के एग्जाम में ज्यादा आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। बिल्कुल बात सही है। लेवियाथन चूंकि समझौते का अंग नहीं है, क्योंकि समझौते का परिणाम है लेवियाथन, क्योंकि वो समझौते का अंग नहीं था, इसके कारण वो निरंकुश है और उसकी आज्ञा का पालन सबको करना क्योंकि उसके पास में दंड का अधिकार है, क्योंकि समस्त कानूनों का स्रोत वही है। यह कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कि हॉब्स के प्रकृति के नियम, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स जिन प्राकृतिक नियम की बात करता है वो विवेकपूर्ण है। व्यक्ति के विवेक के कारण ही प्राकृतिक अवस्था, जो कि इतनी बिगड़ी हुई प्राकृतिक अवस्था थी, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति थी, एक तरह से अस्थिर जीवन था सब लोगों का, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के पास में विवेक था, तभी तो उन्होंने समझौता करके जो है लेवियाथन का निर्माण किया और जो है राज्य अस्तित्व में लेकर आए थे। अनुसरण के बारे में वो सलाह मात्र नहीं थे, यानी कि जो प्राकृतिक के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्य का विधान करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है और ये अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा दी गई थी। हालांकि कहीं भी हमने हॉब्स पढ़ा हुआ ईश्वर जैसे शब्दावली नहीं आई है, लेकिन ऊपर की लाइनें बिल्कुल ठीक लग रही है। और जब यूजीसी नेट ने इस प्रश्न का उत्तर यही मान लिया कि कथन भी सही है और जो है दोनों कथन सही है, यहां कथन कारण का नहीं है। आजकल ऐसे प्रश्न भी आ गए कि कथन 2 कथन दिए जाते हैं, फिर कहते हैं कथन 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है और दोनों गलत है, इस प्रकार के भी आते हैं। तो उस प्रकार का प्रश्न था, मिलान करने का प्रश्न। हॉब्स निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है, आप सब जानते हैं हॉब्स निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है क्योंकि लेवियाथन समझौते का अंग नहीं है, परिणाम है।
लॉक सीमित संप्रभुता की बात करता है, सीमित संप्रभुता के साथ, और वो संप्रभुता को सीमित करता संविधान के माध्यम से, तो वो संवैधानिक शासन का समर्थक है, वो सीमित सरकार का समर्थक है। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो सामान्य इच्छा की बात करता है और वो कहता है कि शक्ति दी जा सकती है, इच्छा दी नहीं जा सकती है। जॉन स्टुअर्ट मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करता है, सभी के हितों की, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन कर रहा है, करता। बड़ा जबरदस्त प्रश्न था, तो पहले में आपके हो जाएगा 4, तो देखिए 4 केवल यही है। बी में आपके 3, हाँ 3 ठीक है, सी में 2, हाँ ये ठीक से देखना जरूरी होता है, कई बार मैं खुद भी गलत टिक लगा देता हूं, उधर से ही बता देता हूं और यहां मिस्टेक हो जाती है। प्रश्नों को बड़ी सावचेती से हल करना, एक एक प्रश्न को 2 बार पढ़ना। देखो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि हमने इस टॉपिक को पढ़ाया, उस टॉपिक को पढ़ाने के तुरंत बाद हम इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, और मुझे भी लगता है कि आपने भी उस टॉपिक को ठीक पढ़ने के बाद ये वीडियो आप लोग देखते हैं या इनको हल करते हैं तो आपको काफी चीजें बड़ी आसान लगती है। लेकिन आप सोचिए, जब पूरे पाठ्यक्रम कंप्लीट होने के बाद में आप जब उस पेपर को करेंगे, उस समय आप चकरा सकते हैं, उस समय गलतियां हो सकती है, इसलिए प्रश्न को 2 बार पढ़ना जरूरी है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए, इसमें से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। देखो यूजीसी नेट 2022 में प्रश्न था, समतावादी कौन है? आप लोग जानते हैं जॉन रॉल्स है। आप कहोगे सर समतावाद टॉपिक ही नहीं है, क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इसमें संप्रभुता का टॉपिक आ गया है, तो उसको ले लिया हमने। उदार समतावादी जॉन रॉल्स। उदारवादी कौन है? उदारवादी है रॉबर्ट नॉजिक। आप कहोगे उदारवादी कैसे? न उदारवादी है पर उदारवादी तो है, शास्त्रीय उदारवादी नहीं है पर उदारवादी तो है। यहां दूसरा कोई उदारवादी है नहीं रॉबर्ट नॉजिक के अलावा, स्वेच्छा तंत्रवादी, न उदारवादी, न दक्षिणापंथी, रॉबर्ट नॉजिक की बात है तो हमने इसको ले लिया। लोकप्रिय संप्रभुता की बात आपके रूसो के अलावा कौन कर सकता है? और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, चूंकि अभी लोकतंत्र टॉपिक हमें पढ़ना है तो उस समय आपको बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित कौन है? कार्ल मैनहीम है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया 2, ए में 2 हो गया, बी में आपके 3 हो गया, सी में 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमें 91 प्रश्न हल करने, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड से भी चलूंगा, आप ध्यान रखना। सॉवरेंटी ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन डी क्रेसनर। स्टीफन डी क्रेसनर संप्रभुता के 4 प्रकार बताते हैं। कानूनी, नंबर 2 घरेलू, नंबर 3 वेस्टफैलिया, एक इसमें और है। 4 प्रकार की वो संप्रभुता की बात करते हैं, प्रकार में चर्चा करते हैं, तो उनकी जब पुस्तक पूछी गई है तो इस प्रकार का प्रश्न भी कभी भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन से 4 प्रकार की संप्रभुता की बात की। एक है उनकी परस्पर निर्भर संप्रभुता, परस्पर निर्भर प्रभुसत्ता या संप्रभुता। तो 4 प्रकार की संप्रभुता कौन बताते हैं? स्टीफन डी क्रेसनर, जिनकी पुस्तक है सॉवरेंटी ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी। हमने 3-4 पुस्तकों का जिक्र किया था। 2018 के स्कूल व्याख्याता के पेपर में प्रश्न आया था और मुझे नहीं लगता किसने इस पेपर को हल किया होगा। यदि आपने यह एग्जाम दिया है तो इस प्रश्न को छोड़ा जरूर होगा। अगला प्रश्न, जैसे ही हम ऑस्टिन की रुखी, ये प्रश्न 2 बार आ चुका। देखिए प्रश्न रिपीट होते, एक बात बताता हूं, यह प्रश्न 2005 में एक एग्जाम में आ चुका है और वो का वो प्रश्न 2020 फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि यह कथन मुझे आज भी किसी ऑथेंटिक बुक में नहीं मिला है, लेकिन पूछा गया था और उसका उत्तर जो माना गया लिकॉक को, और उसी के आधार पर यदि किसी ने इस एग्जाम से पहले यदि किसी ने पुराने प्रश्नों के पेपरों को हल किया है तो यह प्रश्न उसका 101% सही होगा। मैं वापिस आप लोगों को याद दिलाऊंगा जब यह प्रश्न आएगा, वापिस रिपीट। जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्टिन वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत देते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। कथन किसका है? लिकॉक का कथन है। एक तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें कहीं नहीं मिलते हैं, केवल की आती तभी पता चलता है, चाहे आप हो चाहे हम हैं।
तो उनको फिर आधार मानकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा कभी प्रश्न रिपीट हो जाए। हालांकि संभावना कम होती है, लेकिन बाई चांस हो जाए, हुआ है ना, देखो बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसके लिए पुराने प्रश्नों के पेपर देखना बहुत जरूरी होता है। हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है। हॉब्स को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, हालांकि संप्रभुता टॉपिक में इतनी विस्तार से हमने चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हॉब्स में हमने बहुत विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो हॉब्स कहता है कि संप्रभु को, प्रजा को संप्रभुता के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है। कब? एकमात्र अधिकार देता है हॉब्स, क्रांति का अधिकार। क्यों? यदि उसके जीवन को खतरा होता है, आत्मरक्षा को खतरा होता है, क्योंकि आत्मरक्षा और जीवन के लिए तो सामाजिक समझौता किया, और वही यदि लेवियाथन उनके जीवन की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार होगा। पहले ही कथन सही होगा, मैं दूसरे नहीं पढ़ूंगा, आपको जरूर पढ़ना है। प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है या उसके जीवन को भयाक्रांत करता है, तो लोगों को उसका प्रतिरोध करने या क्रांति करने का अधिकार है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। बहुलवादी राज्य। बहुलवादी राज्य के समर्थकों का क्या कहना है कि राज्य समाज में विभिन्न प्रकार के जो समुदाय है, संघ है, उसी की भांति वो भी एक समुदाय है, न कम न ज्यादा। मैकाइवर हालांकि उच्चतर मानते, लेकिन उच्चतम नहीं मानते, लॉस्की उसको बराबर मानते हैं। तो बहुलवादियों का मानना है कि राज्य का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के जो संघ संगठन हैं राज्य में, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, उसका नियमन करना। अब देखिए, बहुलवादी राज्य, प्रतिस्पर्धा सामाजिक हितों का विवाचक, ये सही होगा इसमें, कि जितने भी सामाजिक हित है, आपस में अलग अलग समूहों के अलग अलग हित हैं, उनमें जो आपस में प्रतिस्पर्धा है उसका विवाचक, यानी कि उसमें समन्वय, नियमन करना, उनका समन्वय करना, संतुलन स्थापित करना। बहुलवादी राज्य का यह कार्य होता है। एक एम्पायर की भूमिका, एक निर्णय की भूमिका में वो रहता है। मार्क्सवादी राज्य को बहुत आसान है कि वो एक वर्ग व्यवस्था का ध्वंस मानते हैं, यानी कि ये राज्य जो है एक वर्गीय संस्था है, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। कल्याणकारी राज्य वाले तो विस्तार पर बल देते हैं कि राज्य को अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, राज्य के कार्यों का विस्तार होना चाहिए। और उग्र नारीवादी क्या कहते हैं कि राज्य है जो पितृशतात्मक राज्य है, अतः पितृशता का उन्मूलन होना चाहिए। तो पहले में आपके 3 कहां हैं? यहां है, यहां भी है। दूसरे में आपके 1 कहां है? यहां है। तो यह हो गया इसका उत्तर। आगे तो हम मान लेते हैं सही ही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? वित्तीय सम्मत संप्रभुता कानूनी होती है। हमने बात की थी एक विदित संप्रभुता और एक तथ्यत। विदित संप्रभुता कानूनी होती, कानून के द्वारा जो सत्ता प्राप्त करता है। तथ्यत जो यानी कि शक्ति, बल के, ताकत पर अनैतिक गैरकानूनी तरीके से जो सत्ता प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं तथ्यत संप्रभु। तो विदित संप्रभु बिल्कुल कानूनी होती है। यथार्थ तथ्यत ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो तथ्यत संप्रभु होता है, जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पदच्युत करके सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली और पाकिस्तान की पूरी जनता ने उसके आदेशों का पालन किया था। तो वास्तव में वो यथार्थ के रूप में अपनी शक्ति, अपनी ताकत के माध्यम से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता, ये बात भी सही है। नामधारी का मतलब नाम मात्र, केवल नाम मात्र का संप्रभु, जैसे ब्रिटेन में राजा, भारत में राष्ट्रपति, नाम मात्र का संप्रभु। वह जो शक्ति का यथार्थ यानी वास्तव में प्रयोग करता है, नहीं, वास्तव में प्रयोग नहीं करता है, वास्तव में प्रयोग वास्तविक प्रदान करता है। भारत में प्रधानमंत्री और ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री। लोकप्रिय संप्रभु किसमें नीत होती है? जनता में नीत होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 3 नंबर है वो मिलान नहीं करता है। आगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया? रूसो ने किया था। निम्नलिखित में से किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में विभेद किया था? तो विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में विभेद आपके किया था डाइशी ने। किसने किया था? डाइशी ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले विधिक और राजनीतिक। आप कहोगे विधिक और राजनीतिक का मतलब? विधिक संप्रभुता जो कानून बनाने की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति है, जैसे कि हमारी जो विधित संप्रभुता हमारी संसद के पास है, ब्रिटेन में संसद के पास में है। प्राचीन समय की बात करें तो राजतंत्रात्मक शासन था तो राजा के पास में थी। राजनीतिक संप्रभुता का मतलब होता है जो जनता में वास करती है, जो जनता की शक्ति के माध्यम से ही संविधान सभा को सत्ता प्राप्त हुई, हमारे जो कानून बनाने वाले उनको सत्ता प्राप्त हुई। लेकिन विधित संप्रभु के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उसके पीछे एक छुपी हुई संप्रभुता और होती है, उसको हम क्या कहते हैं? राजनीतिक संप्रभुता। हमारी संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाती है जिसका जनता बहुत अधिक विरोध करे, और यदि विरोध करती है तो उसको बदलना होता है। जैसे
3 कृषि कानून हमारी केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए थे, जनता के जबरदस्त विरोध के कारण उसको वापस लेना पड़ा, उनको समाप्त करना पड़ा। तो कुल मिलाकर राजनीतिक विधिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता छिपी हुई होती है जो दिखाई नहीं देती है। विधिक संप्रभुता जिसके सामने वकील झुकते हैं, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता जिसके सामने विधिक संप्रभुता झुकती है, क्योंकि जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से बाहर जाकर कानून नहीं बनाए जा सकते हैं, जनता को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 का लगातार विरोध हो रहा था। ऐसी स्थिति में हमारी संसद ने, हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 की धारा 2 और 3 को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दे रखा था, इन प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया। तो राजनीतिक संप्रभुता ही विधिक संप्रभुता को काम करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती है। ये जो होती है कहां होती है, इसके पीछे होती है, छुपी होती है। तो यह अंतर किसने किया? डाइश ने इन दोनों के बीच में अंतर किया था। अगला प्रश्न, विश्लेषणों प्रांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभुता किसके पास है? ऑस्टिन का जो सिद्धांत है, एकलवादी सिद्धांत, ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित होती है, एक ऐसे व्यक्ति में निहित होती है, एक निश्चित संप्रभु में निहित होती है। एक निश्चित होता है जो दिखाई देता, प्रत्यक्ष तो है, और उसकी आज्ञा का पालन उस भू क्षेत्र में रहने वालों को करना ही होता है। वो स्वभावतः उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और यदि कोई आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसको दंड दिया जाता है। बल की ताकत जिसके पास में होती है उसी को संप्रभुता कहता है ऑस्टिन। और संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता में मात्र अधिकार की बात है, कर्तव्य नहीं। वो केवल संप्रभु के अधिकार की बात करता है, उसके कर्तव्यों की चर्चा नहीं करता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। किसने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा का है? बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता कई बार। 2008 में पूछा गया था। विलोबी का कथन है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा। विलोबी, हमारी इच्छा होती जलेबी खाने की, याद रख लीजिए ऐसे। अगला, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति तो कौन था? हमारा बोधा था, जिसने सबसे पहले अपनी पुस्तक रिपब्लिक, शिक्ष वो पुस्तक है, उसको रिपब्लिक भी कहा जाता है। तो उसमें इन्होंने जो है संप्रभुता के सिद्धांत को जो है सबसे पहले विकसित किया था, इसलिए इनको संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। आंतरिक संप्रभुता से संबंधित, राष्ट्रीय संप्रभुता से संबंधित बोधा का नाम आता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही है? वैधानिक संप्रभुता सदा निश्चित नहीं होती है, नहीं, वो तो निश्चित ही होती है, कथन गलत है। वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभुता की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सकता नहीं। वैधानिक संप्रभु यदि किसी के सामने झुकता है तो वो कौन सा संप्रभु है? राजनीतिक संप्रभु है, अभी हमने चर्चा की। वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को नहीं मानती, अधिकारों को नहीं मानती, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को नहीं, एक मिनट, अधिकारों को मानती है। अगला, क्योंकि वैधानिक संप्रभु के अनुसार ही तो अधिकार होते हैं। अगला, वैधानिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, यह कथन सही है। कौन सा सही है? वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभुता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अभी मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि जनता की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हर 5 साल के बाद में उनको जनता की जनमत का सामना करना होता है। तो वैधानिक संप्रभु अधिकारों को नहीं मानती, ये गलत है। वो अधिकारों को मानते हैं, क्योंकि जनता को उसके तहत अधिकार भी तो दिए जाते हैं।